और शिक्षण क्षेत्र से जैसे ही मैं पत्रकारिता जगत में आया, वह क्षण भी मेरे लिए एक बिल्कुल अनूठा था। क्योंकि बच्चों से लगाव तो प्रत्येक व्यक्ति को होता है, क्योंकि बचपन होता ही इतना प्यारा है। विश्व बाल साहित्य के अच्छे ग्रंथ हिंदी में अनुवादित होकर के मुझे पढ़ने को तब मिले जब मैं बाल साहित्य का अनाराम नहीं जानता। इन 25-30 वर्षों के अंतराल में संभवतः आपको आश्चर्य लग सकता है कि हमने लगभग 10 लाख बच्चों से सीधा संवाद स्थापित किया। बच्चों को आधुनिक भी बनाए, लेकिन आधुनिक होने के साथ साथ उनको संस्कारी और संवेदनशील बनाना बहुत आवश्यक है। पर विकास जी, यहाँ से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। बड़ा प्रश्न ये है कि आधुनिकीकरण से मेरा तात्पर्य ये है कि वर्तमान में अगर आप बच्चों को देखेंगे या युवा पीढ़ी को देखेंगे, तो वो हमारे हिंदी के हमारे जो कालजयी जो एक उपन्यासकार कहानीकार हुए हैं, प्रेमचंद्र आप कह लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी कह लीजिए, उनको पढ़ने की बजाय, उनको समझने की बजाय वो अंग्रेजी उपन्यासकारों को पढ़ना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश उपन्यास पढ़ेंगे तो कूल दिखेंगे थोड़े, एक लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते हैं। तो ऐसे दौर में, जब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इस युवा पीढ़ी को, बच्चों को अपने पूर्वजों पे, अपने महापुरुषों पे ही गर्व नहीं है, तो आने वाले समय में आप हिंदी पत्रकारिता या हिंदी बाल पत्रकारिता आप इसे कह लीजिए, इसका क्या भविष्य देखते हैं? ये बात तो सच है कि हिंदी बाल पत्रकारिता के भविष्य को लेकर के तो मन बड़ा खिन्न होता है जब सोचते हैं, क्योंकि वर्तमान जो परिदृश्य हमको दिखाई दे रहा है, उस परिदृश्य में ये तो लगता है कि अब भौतिकवादी युग आ चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों एक अभिभावक के नाते जब मैं विचार करता हूँ, एक पिता के नाते जब मैं विचार करता हूँ, हालांकि अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरा बेटा भी मीडिया जगत में ही है, जी न्यूज में आपको गया है IIMC से पढ़ाई करने के पश्चात। तो अब हो सकता है कि उन बच्चों को, मेरे दोनों बच्चों को आवश्यकता न हो, लेकिन उनके बच्चों को तो आवश्यकता रहेगी। और इसलिए एक पिता के नाते मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः भारत के कोई भी माता पिता, कोई भी अभिभावक ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा या बेटी संस्कारित न हो, अथवा वो देश और समाज के लिए सोचने वाला न हो। वो चाहेंगे कि वो राष्ट्र के प्रति भी समर्पित हो, एक अच्छा नागरिक बने, संवेदनशील हो, संस्कारी हो। और ये सारे जीवन मूल्य उस बच्चे को अगर कोई दे सकता है तो वो केवल बाल साहित्य दे सकता है। और इसलिए मैं कभी कभी आश्वस्त भी होता हूँ इस बात को लेकर के कि जिसे कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता समाप्त नहीं है। हम लोग लगातार चिंता कर रहे हैं ना कि जल खत्म हो रहा है, जल समाप्त हो रहा है, प्रकृति में जल का संकट है ना? लेकिन क्या आपको कभी यह लगता है क्या कि मनुष्य जल के बिना रहना सीख ले? कभी नहीं सीख सकता। कभी नहीं। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन आवश्यक रहेगी, जैसे मनुष्य के लिए जल आवश्यक रहेगा, ठीक उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए संस्कार भी आवश्यक है। चाहे वो कितना ही अर्थोपार्जन कर ले, चाहे वह कितने ही भौतिक संसाधन जुटा ले, लेकिन संस्कार उसके लिए आवश्यक रहेगा, और यह काम करेगा केवल और केवल बाल साहित्य और बाल पत्रकारिता। तो इसकी आवश्यकता तो समाज में सदैव बनी रहेगी, और इसलिए मैं कई बार आश्वस्ति भी अनुभव करता हूँ कि यह मनुष्य जीवन की आवश्यकता है। आप विश्व भर के दर्शनों को उठा करके देखेंगे तो उसमें एक बात बार बार आती है कि प्रत्येक दर्शन ये चाहता है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य के सुख और आनंद की प्राप्ति। आप देखेंगे कि पूंजीवाद आया तो उसके पीछे भी यही दर्शन है। आप देखेंगे कि समाजवाद आया, उसके पीछे भी वही दर्शन है, मनुष्य के अधिकतम सुख। मार्क्सवाद को भी आप देखेंगे तो वो भी क्या कहता है कि गरीबों को, अमीरों का पैसा भले हम छीन करके देना पड़े लेकिन गरीबों को दे दें, इसके लिए खूनी क्रांति करना पड़े। ये जितने मुहावरे चलते हैं, हालांकि मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के देश के लोग हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले लोग ही नहीं है, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले लोग हैं। तो भारतीय दर्शन भी जिस अंतिम आनंद की अनुभूति को पराकाष्ठा मानता है, उस अंतिम आनंद की अनुभूति भी बिना साहित्य के नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। एकमात्र प्रकार है, और ये आप मीडिया, पत्रकारिता, साहित्य, इसको अलग अलग शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। जब मैं साहित्य कह रहा हूँ तो साहित्य में सब कुछ समाहित है। तो मनुष्य को आनंद देना हमको कभी बंद नहीं करना है,
मनुष्य आनंद प्राप्त करना भी कभी बंद नहीं करेगा। और इसलिए पत्रकारिता भी बनी रहेगी, बाल साहित्य भी बना रहेगा और बाल पत्रकारिता भी बनी रहेगी। विकास जी, आप तो जीवन भर बच्चों से जुड़े रहे, बच्चों की जो है बाल पत्रिका से जुड़े रहे। मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कभी आपके जीवन में ऐसे अनुभव आए जब कुछ बच्चे आपके पास आए हों या कुछ बच्चों ने आपसे कहा हो कि उनके जीवन में कुछ बदलाव आया है, कुछ ऐसे संस्मरण आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? निश्चित रूप से ऐसे तो सैकड़ों प्रसंग है वास्तव में, जो सुनाए जा सकते हैं अनेक अवसरों पर। और ऐसे भी प्रसंग मुझे, चूंकि मैं बाल साहित्य पर शोध करता रहा, करवाता रहा, और उसी तारतम्य में मैंने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन भी प्रारंभ किया। बहुत विनम्र विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को मानता हूँ बाल मनोविज्ञान में। और बाल मनोविज्ञान से जुड़ जाने के कारण से भले ही मैंने पृथक से बाल मनोविज्ञान की कोई उपाधि प्राप्त नहीं की, किंतु मुझे अभ्यास था कि मैं बच्चों से सीधा संवाद स्थापित करके मानसिक रूप से उनसे बहुत जल्दी जुड़ जाता हूँ। तो अनेक अवसर ऐसे आए जब मुझे लगा कि बच्चे जब अवसर रहे किसी भी कारण से, तो मैंने केवल बाल साहित्य, प्रेरक बाल साहित्य उनको दे करके, उनसे लगातार बातचीत कर करके उनको उस अवसाद के क्षणों से बाहर निकाल। हम लोग कई बार अनुभव करते हैं कि बच्चे इन दिनों परीक्षा के परिणामों को लेकर के जीवन में तुरंत निराशा उनके मन में आ जाती है। केवल परीक्षा परिणाम है क्यों, अच्छा खासा पढ़ाई कर लेने के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो हमारे युवा निराश हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति, दो क्षेत्र मुझे ऐसे दिखाई देते हैं। मैं केवल साहित्य की बात करूंगा तो संभवतः थोड़ा सा पक्षपाती आपको लग सकता हूँ, इसलिए मैं दूसरा क्षेत्र और जोड़ रहा हूँ, क्रीड़ा। क्रीड़ा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में जो बच्चा, जो युवा संपर्क में आ गया, उसकी सकारात्मकता कभी समाप्त नहीं होगी। आप ये इसको अनुभव कर लें, उसमें एक संवेदनशीलता भी जागृत होती है। और क्रीड़ा के क्षेत्र में तो मैं विशेष तौर पर कहता ही हूँ कि बच्चा प्रारंभ से हारना सीख जाए, और जो बच्चा हारना सीख गया ना जीवन में एक बार, वो जीत के प्रति सदैव आश्वस्त रहता है। उस हार से वो कभी निराश नहीं होता, उसके जीवन में कभी हार की निराशा नहीं आती। और वैसा ही साहित्य में भी होता है। आप तो चूंकि पत्रकारिता जगत के बहुत अनुभवी विद्यार्थी हैं, और इसलिए आपने पत्रकारिता और साहित्य में कुछ दर्शन और सिद्धांत पढ़े होंगे, और मैं इसको बड़ा रोचक विषय मानता हूँ। हमारे यहाँ पर दो सिद्धांत होते हैं साहित्य में, अनुकरण का सिद्धांत और एक विरेचन का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत तो बड़ा सहज है, और बाल साहित्य में वो बड़ा इम्प्लीमेंटेशन के योग्य माना जाता है, क्योंकि बच्चे बड़ों को देख करके नकल करते हैं। साहित्य में अनुकरण का सिद्धांत यहाँ लागू होता है कि आपने जो प्रश्न किया उसी के उत्तर के तारतम्य में मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं विषय विपर्य नहीं कर रहा हूँ, कि बच्चा सीखना तो चाहता है लेकिन वो देख कर सीखना चाहता है। आप जब उसको बताते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जीवन बचपन में कितना संघर्षमय रहा, बचपन में वो ट्रेन में से अखबार का बंडल फेंका जाता था, उसको उठा करके लाते थे, पेपर बांटते थे। आप जब कहते हैं कि गांधी जी के जीवन में इतना संघर्ष रहा, आप जब कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने इतने संघर्षों के बीच में काम किया और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, तो बच्चे के मानस पर इन सब बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो जीवन के प्रति उसको ये लगता है, उसको एक तो अनुकरण की वृत्ति रहती है बच्चे में, तो वो चाहता है कि मैं भी ऐसा बनूं, क्या मैं अब्दुल कलाम हो सकता हूँ, क्या मैं सर जगदीश चंद्र बसु हो सकता हूँ, क्या मैं अनिल काकोडकर हो सकता हूँ क्या। और इसलिए इन दिनों बच्चों के सामने एक बड़ा संकट और आया। हमारी पीढ़ी के लोगों को तो ये लगता था कि हमारे सामने ये आदर्श थे, ये आदर्श थे। आज आदर्श का भी संकट खड़ा हो। तो आपको ध्यान में आएगा कि अगर अच्छा साहित्य आप बच्चों को देंगे तो बच्चों के सामने नए आदर्श खड़े हो जाएंगे। आपने जैसे पिछले प्रश्न में कहा था ना कि युवा पुराने साहित्यकारों को पढ़ने से थोड़ा सा बच रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि वो चेतन भगत पढ़े ना, कोई समस्या नहीं है। आप पढ़िए ना, आप अमीश त्रिपाठी को क्यों नहीं पढ़ते, आप विक्रम संपत को क्यों नहीं पढ़ते। सावरकर पर विक्रम संपत ने जितना अच्छा लिखा, आपको ध्यान में आएगा कि नई पीढ़ी कितना अच्छा लेखन कर रही है। लेकिन हमारे आदर्श नहीं बदले। आज भी हमारा आदर्श सावरकर होंगे, गांधी होंगे, नेहरू होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, ये सब हमारे आदर्श हैं। और आदर्श का संकट समाप्त करने के लिए आप जब नई पीढ़ी के बच्चे लिख रहे हैं, तो कई बार मैं सोचता हूँ कि उन युवाओं में से जो आदर्श खड़े हो रहे हैं, जो जीते जागते हमारे आसपास घूम रहे हैं। एक बच्चा आईआईएम का गोल्ड मेडलिस्ट है,
वो खराब पड़े हुए मालगाड़ी के डब्बों में क्लास चला रहा है। पश्चिम बंगाल के एक प्लेटफॉर्म पर खराब पड़े हुए डब्बों में वो क्लास चला रहा है, और उस क्लास में वो पढ़ा किन बच्चों को रहा है, वो युवा। तो जो पन्नी बीनने वाले बच्चे हैं, रेलवे स्टेशन पर खाली बोतलें बीनने वाले बच्चे हैं, पानी की बोतलें बीनते हैं, उन बच्चों को पढ़ा करके उनमें से सीए, डॉक्टर, इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। हैदराबाद का एक युवा आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो हैदराबाद की सड़कों पर, फुटपाथों पर घूमने वाले, नंगे घूमने वाले विक्षिप्त लोगों की सेवा कर रहा है। वो डॉक्टर्स की एक टीम साथ लेकर के जाता है, उनके बालों का क्षौर कर्म करता है, वो एक बंदूक को साथ में रखता है, उनकी दाढ़ी बनाता है, बाल बनाता है, उन नग्न व्यक्तियों को पुराने कपड़े समाज से ले जाकर के पहनाता है। देखते ही देखते उसने हैदराबाद की शक्ल बदल दी। आपको क्या लगता है कि ये महापुरुष नहीं है क्या? तो जब नया साहित्य लिखेंगे, नया साहित्य पढ़ेंगे, तो नए आदर्श भी तैयार होंगे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी भूमिकाएं एक साथ तय होती हैं, और इसलिए इस मनोविज्ञान को भी हम पढ़ें, और ये युवा जैसे बच्चों में परिवर्तन ला रहे हैं, ठीक उसी तरह हम भी परिवर्तन करने का प्रयास करते रहे। ये छोटे छोटे होंगे। आपने जो कहा ना कि वास्तव में इस समय बच्चों से सीधा संवाद स्थापित करना, बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन लाना, उनमें मनोवैज्ञानिक चेंजेस लाना, ये सब इन सारे साधनों से संभव है। लेकिन कई बार पता है निराशा केवल क्यों हो जाती है व्यक्ति के मन में? उसको लगता है कि 4 बच्चों के लिए इतना सा कर दूंगा तो उससे होगा क्या? हम भी अगर ऐसा सोच लेते तो क्या हम इतने बच्चों तक पहुंच पाते क्या? हमने एक एक करके क्रम शुरू किया। मैं जब कार्यशालाओं के लिए जाता हूँ, बच्चों की लेखन कार्यशाला, तो मैं आयोजकों से कहता हूँ कि मुझे इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हैं कि 50 बैठे हैं कि 500 बैठे हैं। केवल ध्वनि यंत्र या बिना ध्वनि यंत्र के मुझे कार्यशाला लेना है, इतना सा अंतर आएगा। लेकिन आप जब एक एक करके काम करना प्रारंभ करते हैं, और इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई बार युवाओं के बीच में जब जाता हूं मैं, तो लोग उनको भले ही प्रेरणा व्याख्यान कहते हैं, प्रेरक व्याख्यान कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं उन युवाओं का दोस्त बनकर के, उनका मित्र बनकर के काम करता हूं। तो आप जैसे मित्रों के साथ भी जब मैं चर्चा करता हूं, तो उनको एक उदाहरण देता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति को अपने घर की दहलीज पर चढ़ना है, तो उसका कदम कितने इंच का होता है? तो वो सहज रूप से बताते हैं, भाई अधिकतम 30 इंच का कदम हम उठाते हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति को हिमालय पर चढ़ना है, तो उसको तो 1000 फीट का कदम उठाना पड़ता होगा। तो कहते नहीं नहीं, उसके लिए भी 30 इंच का ही कदम उठाना होता है। तो प्रश्न ये है कि आप चाहे घर की दहलीज चढ़े या हिमालय चढ़े, कदम आपको 30 इंच का उठाना। तो इसलिए काम छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कामों को हम प्रारंभ तो करें। और इसलिए मुझे लगता है कि आप जो कह रहे थे, आपके प्रश्नों में मुझे एक सकारात्मकता दिख रही है, और इसलिए मैं उत्तरों में लगातार सकारात्मकता व्यक्त कर रहा हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में हमको काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए बस। तो हम निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा काम खड़ा कर जाएंगे देश में। विकास जी, वर्तमान जो लेखक हैं, वर्तमान जो लेखन का कार्य कर रहे हैं लोग, अब कई लोग युवा तो कॉलेज से भी लिखना शुरू कर देते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से बाल पत्रकारिता को लेकर? निश्चित रूप से जो युवा लेखक है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि उन्हें बाल साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा लेखन करना ही चाहिए। इन दिनों में देख रहा हूँ कि युवा लेखकों की एक बहुत अच्छी टोली तैयार हो गई है राष्ट्रीय परिदृश्य पर। मैंने अभी कुछ नाम लिया आपके सामने, ये सब तो लिख ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का लेखन अभी एकदम शुरुआती के दौर में है, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर है, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखन का अच्छा अभ्यास अगर आपको करना है, तो बाल साहित्य से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बच्चे को आप चाहे जैसा कचरा दे देंगे तो वो चल जाता है, इसलिए बाल साहित्य लिखना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अभी युवा अवस्था में बचपन के सर्वाधिक निकट है। अभी आप उस अवस्था में जीवन की जहां पर बचपन अभी क्रमशः आपसे विदा ले रहा है। आप कल्पना करिए 85 वर्ष की अवस्था के व्यक्ति को बाल साहित्य लिखना है, जिससे उसका बचपन आज से 70 साल पहले विदा हो चुका है, 75 साल पहले विदा हो चुका है। उसको लिखने में ज्यादा परेशानी आएगी कि उस व्यक्ति को लिखने में ज्यादा सुविधा रहेगी जिसका बचपन अभी 2-5 साल पहले तक उसके साथ है। तो हम बाल मनोविज्ञान के अधिक निकट होते हैं, एक बात। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आप इस राष्ट्र से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, अर्थ की प्राप्ति कर रहे हैं, अन्न की प्राप्ति कर रहे हैं, सब प्रकार की प्राप्तियां इस देश की मिट्टी से आपको हो रही है। तो इस राष्ट्र देवता का हम पर ऋण है।
और उस राष्ट्र देवता समाज देवता के ऋण से उऋण होने का मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि आप स्वयं भी अच्छे नागरिक बने और भविष्य में आने वाले समय में देश को अच्छे नागरिकों की एक नई पौध और दे करके जाए। जब आप इस पर विचार करेंगे कि राष्ट्र देवता के ऋण से उऋण होने का क्या तरीका हो सकता है, तो एक अच्छी पीढ़ी सौंप करके जाना देश को। और ये काम केवल एक पिता के रूप में आप करेंगे क्या? आप 2 बच्चे देकर के जाएंगे क्या देश को? बिल्कुल नहीं। आपको एक बड़ी फौज तैयार करना है देश और समाज के लिए, जो इस देश की मिट्टी से जुड़ी हुई हो, जो इस देश के संस्कारों से जुड़े हुए हों, जो इस देश की अस्मिता, संस्कृति, उसकी रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े होने को तत्पर हो जाए। ऐसी पीढ़ी जब आप तैयार करना चाहते हैं तो उसका श्रेष्ठतम माध्यम बाल साहित्य होगा। तो समाज के ऋण से उऋण होने के लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बाल साहित्यकार अवश्य बनिए और अच्छा लिखने का प्रयास करिए। प्रारंभ में मैं कई बार युवाओं से भी कहता हूँ कि आप शुरू में अगर आप कविता लिखना चाहो, आपको क्या लगता है कविता लिखना कोई आसान काम है क्या? आपको छंद समझना होगा, मीटर समझना होगा, आपको मात्राएं समझना होगी, लघु गुरु से मात्राएं गिनना जिन लोगों को नहीं आती, तो इतना कठिन काम क्यों हाथ में लेते हैं? मैंने चूंकि विज्ञान भी पढ़ा और साहित्य भी पढ़ा है, तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि हायर मैथमेटिक्स का व्यक्ति कितना ही अच्छा गणितज्ञ हो, लेकिन आप उससे कह दें कि 13 16 की मात्रा की एक रचना तुमको तैयार करना, वो लिख पाएगा क्या? कभी नहीं कर सकता। गणित अच्छा होना अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप कठिन विधा में जाने के बजाय सरल विधा अपनाएंगे तो आपका लेखन जल्दी मंजने लगेगा। अब जब आपको इसको मांझना है अपने लेखन को, तो क्या करना है? आप महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग लिख सकते हैं ना, आपको कोई प्लॉट तैयार नहीं करना है, आपको कोई नए पात्र नहीं खोजना है, तो आप पहले संस्मरण लिखिए, आप पहले यात्रा वृत्तांत लिखिए, आप कोई साहसिक यात्रा का विवरण बच्चों के लिए लिखिए। आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा आसान है। या आप किसी भी क्षेत्र में, जैसे मैं उदाहरण के लिए कई बार कहता हूँ कि यात्रा वृत्तांत का नाम लेते ही लोग एकदम बिदकने लगते हैं। लोगों को लगता है अरे यात्रा वृत्तांत तो बड़ा कठिन होता होगा। अरे भाई, इससे सरल क्या हो सकता है? प्रश्न केवल यह है कि आपने दृष्टि होना चाहिए लेखन की। जैसे उदाहरण के लिए मैं गोवा गया, तो गोवा गया तो लोगों को लगता है गोवा जाना है, गोवा में क्या मिलता है? तो गोवा में समुद्र के तट होते हैं, बीच होते हैं, वहां की पाश्चात्य संस्कृति होती है। लेकिन मैंने अपनी गोवा की 3 यात्राएं जब संपन्न की, तीनों की तीनों सांस्कृतिक यात्राएं थी, विशुद्ध सांस्कृतिक यात्रा। मैंने वहां पर यह प्रयास किया कि लता मंगेशकर जी का जो उनकी जो कुल देवी है वो गोवा में है, वो मंदिर कहाँ पर है? अनिल काकोडकर जी जिस नेटिव प्लेस से संबंध रखते हैं, हमारे परमाणु वैज्ञानिक के, वो कहाँ के हैं? उनकी कुल देवी का मंदिर कहाँ पर है? वैदिक कालीन मंदिर कहाँ पर है? आप देखिए कि गोवा जो है वह एक ऐसा क्षेत्र है जो आजादी के बाद भी गुलाम रहा। बिल्कुल। हमारे पूर्वजों को ये पता ही नहीं था कि हमारा एक क्षेत्र ऐसा है जो पुर्तगालियों के अभी भी कब्जे में है, और पुर्तगालियों से वो लड़ाई 60 के दशक में जाकर के पूरी हुई और अपने देश के उस हिस्से को हम स्वतंत्र करा पाए। तो उसका जो क्रांति का इतिहास है, उसका जो स्वातंत्र समर का इतिहास है, वो 1947 में समाप्त हो चुके स्वातंत्र समर के बाद का इतिहास है। हम में से कितने लोगों को पता है कि पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ पर धर्मांतरण का कुचक्र चलाते हुए, जिन लोगों ने धर्मांतरण नहीं किया उनकी बाहू काट करके, उनकी भुजाएं काट करके और एक जगह पर ढेर लगाना शुरू किया था। आज भी वहां पर 2 खंबे लगे हुए पत्थर के, पुरातात्विक अवशेष हैं। गोवा जाने वाले कितने लोग उस स्थान पर जाते हैं? मराठी में उसको कहते हैं हाथ कतरा खंबा। कितने लोगों को पता है कि गोवा में कोई हाथ कतरा खंबा भी है? और तथाकथित जिनको सेंट घोषित किया गया, संत कहा गया, उन संतों के नेतृत्व में ये हत्याएं, ये बाजुएं काटी गई। तो हम जाकर के उनके दर्शन तो कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों के हाथ काटे, लेकिन जिन खंभों पर जंजीरों से हाथ बांध करके कंधे पर से बाहु काटे जाते थे, उन खंभों का, और कहा जाता है कि वहां पर एक विशालकाय टीला है मिट्टी, अगर उस मिट्टी के टीले को खोदा जाए तो आज भी हाथों की अस्थियां वहां पर निकल गई। इतने बड़े ढेर वहां पर हाथों के लग गए थे। हमने उन स्थानों को कभी खोजने की कोशिश की क्या? तो कहने का तात्पर्य, चाहे यात्रा वृत्तांत हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे साहसिक यात्रा वृत्तांत हो, चाहे आत्मकथात्मक लेख हो, हमारे जीवन में कहीं हमको निराशा आई, हमारे जीवन में कहीं संवेदना जागृत हुई, उन प्रसंगों को लिखना ये कितना सरल होता है। और बच्चों को हमको यही देना है वास्तव में, तभी वो अच्छे नागरिक बनेंगे। तो युवा लेखकों को इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो कुछ भी मधुर मधुर घटित हुआ है,
जो कुछ भी सकारात्मक घटित हुआ है उसको लेखनीबद्ध करना प्रारंभ करिए। ये लेखन का सबसे सरल तरीका है और बाल साहित्य में प्रवेश का भी यही मुख्य द्वार है। विकास जी, अगर देखा जाए तो आप केंद्र में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको स्वच्छ भारत अभियान के लिए अनुमोदित भी किया था। तो न सिर्फ आप लेखन के कार्य में संलग्न हैं, बल्कि आप एक सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि आरएसएस की विचारधारा आपकी है, आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके अलावा और किन किन सामाजिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं? संघ का स्वयंसेवक होने के कारण से जीवन का अधिकांश भाग सामाजिक कार्यों से मेरा जुड़ा रहा और क्षेत्रों की भिन्नता जरूर रही। ये जो आपने उल्लेख किया कि गोवा की जो राज्यपाल रही आदरणीय मृदुला सिन्हा दीदी, उन्होंने मुझे ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री जी ने अपने नवरत्न घोषित किए थे और उनसे ये आग्रह किया था कि आप भी दूसरे स्तर पर अपने कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाएं ताकि स्वच्छता अभियान की एक बड़ी टोली तैयार हो सके राष्ट्रीय स्तर पर। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मृदुला सिन्हा दीदी ने साहित्य क्षेत्र, प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह किया था क्योंकि उसमें सचिन तेंदुलकर भी थे, सलमान खान भी थे, कला क्षेत्र के, फिल्म क्षेत्र के, क्रीड़ा क्षेत्र के सब लोग थे। तो प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि आप अपने अपने क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। तो मृदुला दीदी ने चूंकि मेरा चयन किया, ये मेरा सौभाग्य रहा। और इसी प्रकार से जो आपने उल्लेख किया कि मैं राजभाषा सलाहकार समितियों में, इस्पात मंत्रालय में भी रहा। इस बार अभी कुछ दिनों पहले मुझे विद्युत मंत्रालय में सलाहकार समिति में जोड़ा गया है। लेकिन ये तो शासकीय उपक्रम थे। मैं अधिकांश जीवन मेरा जो बीता है वो सामाजिक कामों में बीता है और इसलिए मेरा ये बहुत स्पष्ट मत भी है और ये मैंने अपने पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं से सुना और सीखा है कि असरकारी काम जितने भी होते हैं वो असरकारी होते हैं। इसलिए असरकारी कामों में हम लोग जुटे रहे, जो समाज आधारित काम। मैं आपने आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन करने की बात कही तो आपको बताऊं, मैं विद्या भारती से भी जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा संगठन है, विद्यार्थी परिषद में भी मैंने काम किया है सक्रिय रूप से और सेवा भारती के साथ भी मैं लगातार जुड़ा रहा। सेवा प्रेरणा एक पत्रिका निकलती थी, बाद में जब मैं संपादन से जुड़ गया तो बाद के वर्षों में सेवा प्रेरणा का संपादन में लंबे समय तक करता रहा। जागृत युवबोध नाम से एक सांस्कृतिक मासिक का प्रकाशन होता था, उसके संपादन से मैं जुड़ा रहा। तो कहने का तात्पर्य, समाज जीवन में जहां जहां आवश्यकता लगी वह तब से लेकर अब तक, कोरोना काल में भी हम लोग लगातार अपने मित्र कार्यकर्ताओं के साथ लगातार सेवा कार्यों में लगे रहे। मैंने व्यक्तिगत रूप से संघ का कार्य करते हुए इंदौर जैसे महानगर में सेवा बस्तियों में कोचिंग क्लास में जाकर के अध्यापन का काम भी किया है। तो कहने का तात्पर्य, जो ईश्वर ने हमको क्षमता दी है, जो ईश्वर ने हमको थोड़ा बहुत गुण दिया है, जो हम समाज को सौंप सकते हैं। और इसलिए आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि हमने से प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप व्यापारी हैं, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप अपनी स्किल, आपकी जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर आप समाज को क्या दे सकते हैं, इस बात का विचार हमको करना चाहिए। यहाँ मैं विनम्रता से इस बात को उल्लेख करना चाहता हूँ कि आपने प्रश्न किया और मैंने उत्तर दे दिया, लेकिन ईश्वर न करे कि कभी इन बातों को उल्लेख करने का अवसर हमारे जीवन में आए। हम करें और बस करके भूल जाए। समाज और देश के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, लेकिन उसके बाद मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस साक्षात्कार में कि मैंने इन बातों का उल्लेख किया कि ये किया ऐसा, ये तो हमको सहज रूप से करना चाहिए। मैं इसके साथ एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ आनंद जी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो द्वितीय सरसंघ चालक थे परम पूजनीय गोलवलकर जी, उनसे पत्रकार ने प्रश्न किया था कि संघ इतनी सेवाएं करता है, कई बार आप सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाते हैं। 71 के युद्ध में लोगों ने देखा, 65-62 के युद्ध में भी देखा, और इतनी राष्ट्र सेवा करते हैं, देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आपके विरोधी भी कहते हैं कि सेवा में संघ का कोई सानी नहीं, लेकिन आप इन सब चीजों का प्रचार क्यों नहीं करते हो? लोगों को पता लगना चाहिए कि आप इतनी सेवा करते हो। तो उन्होंने पलट करके उस पत्रकार से पूछा कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं? तो पहले तो वो अचकचा, एकदम से उनको अटपटा लगा कि मैंने प्रश्न किया और उत्तर में इन्होंने प्रति प्रश्न कर लिया। तो उन्होंने कहा कि घर में मेरी माता जी हैं, पिताजी तो अब रहे नहीं, माता जी हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं।
तो कहा अच्छा अच्छा, माँ को कभी पानी पिलाते हो? तो मैंने कहा हाँ, दिन में जितनी बार वो कहती है तब माँ को पानी पिलाना, फिर भोजन भी करवाते होंगे? कहा हाँ। और कभी हाथ पैर दर्द करते हैं तो हाथ पैर भी दबाते होंगे? तो कहा हाँ, ये सब करता हूँ। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो कहा भाई इतने अच्छे अच्छे काम करते हो, कभी अखबार में समाचार दिया करो ना कि मैंने माँ को पानी पिलाया, मैंने माँ को भोजन कराया। तो उन्होंने कहा कैसी बात करते हैं गुरुजी, ये सब कोई लोगों को बताने की बात है क्या? तो गुरुजी ने कहा संघ भी ऐसा ही सोचता है कि ये देश, ये भारत माता हमारी माँ है, और इसके लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि समाज जीवन में भी जो कुछ भी कर पाए उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आग्रह जरूर बना रहना चाहिए। हम स्वयं भी करें और दूसरों से भी करने का आग्रह करें कि देश और समाज की सेवा हम जितनी कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। जी। विकास जी, मैं कार्यक्रम का अंत करूं उससे पहले मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लगभग 1000 से अधिक रचनाओं का आपकी प्रकाशन हुआ है। 1500 से अधिक व्याख्यान आपने लगभग दे चुके हैं और 50 से अधिक शोधालेख आपके प्रकाशित हुए हैं। इन पर अगर बात करेंगे तो पता नहीं कितना समय जाएगा। आपने हमें समय दिया, आपने हमसे बात की। समाचार फॉर मीडिया की पूरी टीम की ओर से मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद कहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।